नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक जो हमेशा से विवादों में रहते हैं, उन्होंने फिर एक विवाद खड़ा कर दिया है और जिन चीज़ों के लिए अपने रेकलेस बिहेवियर के लिए या जिस तरह से उनका पुलिस या बाकी लोगों की तरफ व्यवहार होता है, वो एक बार फिर सामने निकल के आया है जब उनके चुनाव क्षेत्र में जो है एंटी करप्शन स्पेशल जो पुलिस फोर्स है, वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर शाहबाज खान को गिरफ्तार करने गई। तो अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने पुलिस से विवाद किया, पुलिस के काम में व्यवधान डाला और पुलिस को उसका काम रोका और इस तरह की स्थिति पैदा की कि शाहबाज खान जो है, जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है, वो भागने में कामयाब रहा। अब ये जो मसला है, इसके बाद दिल्ली पुलिस जो है उसने अमानतुल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज किया है कई धाराओं में। अब उनको पुलिस तलाश कर रही है, अमानतुल्लाह खान को, और वो भागे भागे फिर रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस अब दोनों अमानतुल्लाह खान को खोज रही हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच के लोग गिरफ्तार करने गए थे शाहबाज खान को। इसमें कई चीज़ें निकल कर के आती हैं। पहला तो ये कि जो अमानतुल्लाह खान जैसे लोग हैं, जिन्होंने वहाँ पहुँचने पर जिस तरह की जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच के लोगों को हड़काया, उनको धमकाया कि आप जो है यहाँ से जाइए, नहीं तो सबको अभी एक आवाज़ में यहाँ भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि सबके लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और भी इस तरह के धमकाने वाले बयान आए थे। इसी तरह का एक धमकाने वाला मामला लगभग एक हफ्ते पहले था, जब अमानतुल्लाह खान के लड़के ने जो मोटरसाइकिल चला रहा था, 2 व्हीलर चला रहा था, उसका मॉडिफाइड साइलेंसर था, वो आवाज़ कर रहा था। और जब वहाँ पुलिस वालों ने रोका तो उसको धमकाना शुरू किया कि मैं तो MLA अमानतुल्लाह खान का बेटा हूँ। जब इस पर मीडिया के लोगों ने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो मीडिया के लोगों को भी धमकाया गया कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। अब जिस तरह से धमकाने की बात आ रही है क्राइम ब्रांच के लोगों को, वो कितना खतरनाक है कि जो व्यक्ति पुलिस और क्राइम ब्रांच के लोगों को धमका सकता है कि यहाँ रुको मत, यहाँ भाग जाओ, नहीं तो बुरा होगा। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पर बहुत भयावह स्थिति है। और क्या आम आदमी पार्टी इस तरह के लोगों पर कोई संज्ञान लेगी या इस मामले को अपीजमेंट के कारण दबा के बैठ जाएगी? इस घटना से ठीक पहले अभी जो क्राइम ब्रांच के लोग गिरफ्तारी करने आए थे, वो उसके लगभग एक हफ्ते पहले अमानतुल्लाह, मतलब बल्कि ये कह लीजिए कि जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन मंगलवार के दिन, जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होने के कारण उनको शाम को 5 बजे के बाद वो अपने लोगों को लेकर के, अपने समर्थकों को लेकर के चुनाव प्रचार नहीं कर सकते थे। लेकिन वो चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने लगभग 100 लोगों के साथ, जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ और इस मामले में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। और इस परिस्थिति में तो अगर इस तरह की स्थिति है तो विधायकी भी जा सकती है। खैर,
अमानतुल्लाह खां ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ, दिल्ली के ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं थानों में, बहुत सारे मामलों में। उसमें भ्रष्टाचार के मामले हैं, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के मामले हैं, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। ये भी एक केस, क्रिमिनल केस जो दर्ज हो गया कल के मामले में। पुलिस वाले को हड़काया, पुलिस वाले को अपने लड़के को या अपने बच्चे को ये बताने की बजाय कि वो अपनी मोटरसाइकिल जो जिसको साइलेंसर मॉडिफाइड था उसको दुरुस्त करने की बजाय वो पुलिस वालों पर ही दोषारोपण करते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया तो पुलिस वालों पर किस तरह से वो दोषारोपण कर रहे थे कि ये पुलिस वाला किस तरह से उनको टारगेट कर रहा था, परेशान कर रहा था। इसके अलावा जब रोहिंग्यास को लेकर के मामला होता है तो वो खड़े हो जाते हैं और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शरण देने के मामले में अमानतुल्लाह खां पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। एक उनका और वीडियो शेयर हो रहा था जब उन्होंने ये पब्लिकली स्वीकार किया था और ये बताते हुए कि मैं दिल्ली ओखला का विधायक हूँ और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैंने रोहिंग्यास को 1 महीने का राशन, ये उस समय की घटना है जब कोरोना का समय था, 10,000 रुपये और 1 महीने का राशन रोहिंग्यास को उपलब्ध कराया। बाकी लोगों के प्रति अमानतुल्लाह खां की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन रोहिंग्यास के लिए और बांग्लादेशी के लिए जिम्मेदारी हो जाती है। और इस तरह के और भी बहुत सारे मामले होते हैं जहां उन पर इस बात का आरोप है कि उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हर तरह से मदद की है। वक्त में भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है और उस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी और वो मामला अभी अदालत में है, उस पर चल रहा है। इसके अलावा जब दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें उस दौरान लोगों की मदद के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, चंदा जमा किया गया था, उस पर भी, उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला अमानतुल्लाह के ऊपर है। इसके अलावा पिता पुत्र अमानतुल्लाह और उनका बेटा उत्तर प्रदेश के एक पेट्रोल पंप में गुंडागर्दी करते हुए पाए गए थे, जिसमें मतलब इसमें अमानतुल्लाह खां का बेटा, और वो मामला सीसीटीवी फुटेज में आया था, जिसके बाद उसमें मतलब जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया था। अब ये जो अमानतुल्लाह खां का मामला है, अमानतुल्लाह खां वहाँ अब की तीसरी बार चुनाव जीते हैं। हालांकि पिछला चुनाव वो लगभग 72-73 हज़ार वोट से जीते थे। इस बार का चुनाव वो उतने मतों से जीत के नहीं आए, लेकिन चुनाव जीते हैं। चूँकि ओखला में इस बार MIM का कैंडिडेट भी था, उसके अलावा कांग्रेस का भी मुस्लिम कैंडिडेट था, तो इस बार वोट डिवाइड हुए हैं, तो इसलिए उतनी बड़ी जीत तो नहीं हुई है, लेकिन चुनावी जीत हुई है। इस बार भी तीसरी बार के MLA हैं, लेकिन वो लगातार विवादों में रहते हैं और विवादों के पीछे ज़्यादातर कारण ये होता है जिस तरह से उनका कम्युनल अप्रोच होता है हर चीज़ को लेकर के, और आम आदमी पार्टी उनको इस मामले में सपोर्ट करती रहती है, क्योंकि उनको अपना मुस्लिम फेस बनाती है और मुस्लिम फेस बना करके वो जो है मुस्लिम वोट हथियाने के चक्कर में वो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और अमानतुल्लाह उसका फ़ायदा उठाते हैं और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। जो उनकी बातों से नज़र आया जब उन्होंने क्राइम ब्रांच के लोगों को ये बोला कि अभी 2 मिनट में अगर यहाँ से लोग नहीं जाओगे तुम लोग तो 2 मिनट में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन अब वो खुद भागे फिर रहे हैं। उनके लोकेशंस में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो यूपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं हो सकते हैं
कोई पुलिस की एक टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश भी गई है उनकी खोज में। देखिए वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधायक हैं, तो उनको हाजिर तो होना पड़ेगा, लेकिन वो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में है कि किसी भी तरह से वो कोर्ट में हाजिर हो जाएं, हाई कोर्ट से वो अग्रिम जमानत ले लें। और जिस तरह का अदालतों का नज़रिया रहता है वो अगर रॉयट मतलब दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव लड़ने के लिए रियायत मिल सकती है, तो अगर किसी अपराधी को भगाने के आरोपी को तो आसानी से जमानत मिल जाएगी। और वो और अमानतुल्लाह खां जैसे लोग इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। उनको मालूम है कि उनको इन सब चीज़ों में बहुत आसानी से राहत मिल जाएगी। जैसे अभी जो मुस्तफ़ाबाद जो कैंडिडेट था MIM का, जिसके ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप है, जिसके घर से बहुत सारे दंगों से संबंधित दंगों से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें, जिसके छत से ईंट और बड़ी गुलेल मिली थी, ताहिर हुसैन, ये उसको जब जमानत मिल सकती है चुनाव लड़ने के लिए, तो अमानतुल्लाह के लिए रियायत होना बहुत आसान है। और ये सारी चीज़ें सबको मालूम है और ऐसा होता है, बावजूद इसके कि पहले ताहिर हुसैन को जमानत ना मिलने की बात हुई थी। बाद में जब इस 3 जजों की बेंच ने उसको जमानत देने का निर्णय कर लिया, तो अभी ताहिर हुसैन जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको अग्रिम जमानत मिल जाए, और अग्रिम जमानत मिल जाने के बाद वो फिर इसी तरह की बात करेंगे और कानून को वो ठेंगा दिखाते रहेंगे। ऐसे लोग जो पुलिस के काम में, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, उनको लेकर के अदालतों का नज़रिया क्या होता है, किस तरह से होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि पुलिस का जो व्यवहार होता है वो मतलब अदालतों का मानना ये होता है कि पुलिस का व्यवहार जो होता है वो कुछ मामले में बहुत सख्त हो सकता है, लेकिन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जिस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा है और इनामी बदमाश है, उसको छुड़ाने के लिए या उसको गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी MLA का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट को, अदालतों को इस मामले को बहुत हल्के में या बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बहुत संजीदा मामले हैं और इसका समाज पर प्रभाव होता है, इसलिए कि इससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे छुटभइये भी बड़े अपराधी बनते हैं। उनको लगेगा कि जब हम इस तरह की बातें करेंगे तो अदालत है, अदालत हम जाएंगे और अदालत से हमको राहत मिलेगी। ईमानदार आदमी जो है वो अदालत के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन वो परेशान हो जाता है। और इस तरह के लोगों को, चाहे ताहिर हुसैन का मामला हो, चाहे शाहरुख पठान का मामला हो, चाहे इस तरह के और मामले हैं, उसमें किस तरह से लोगों को वकील महंगे महंगे मिल जाते हैं और किस तरह से उनको राहत दिलाने के लिए वो लोग खड़े होते हैं जिनको सामान्य लोगों को अप्रोच करना भी मुश्किल होता है। तो अदालतों को इन सब चीज़ों पर भी सोचना चाहिए कि ये कहाँ से इनके अदालत की फ़ीस फंड होती है। ये सारी चीज़ें, अब अमानतुल्लाह खां अपने आप में सक्षम व्यक्ति हैं, उनको इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने एक ऐसा अपराध किया है और उस अपराध के लिए उनको कोर्ट क्या अग्रिम जमानत देगी, राहत दे देगी, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है और इस पर सबकी नज़र रहती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।